वो किसी तीर की तरह चुभा था। बांझ, ये शब्द सिया के कानों में गूंज रहे थे। सिया ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और कहा, अभिमन्यु, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और मेरी बात सुनो, हमारी शादी के ठीक एक दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अभिमन्यु ने खुद को किसी तरह काबू किया और सिया की बहन अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी, अपनी बहन को मुझसे दूर रहने के लिए कहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने भी सिया से प्यार किया था। सिया हैरान रह गई। उसने अभिमन्यु के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या मतलब है इन सब का? तुम्हारा प्यार? क्या यही था तुम्हारा प्यार? तुमने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं खत्म कर सकती। तो आज क्या हुआ अभिमन्यु? आज तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर बैठे? बस इसलिए क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती? सिया की मां ने अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा देख, तू और सिया इतने सालों के साथ हैं। बेटा देख, तू और सिया इतने सालों से साथ में है। तुम दोनों के रिश्ते ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं जानती हूँ सिया में कमी है, पर क्या ये कमी तुम दोनों के प्यार से ज्यादा बड़ी है? अभिमन्यु ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, आंटी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी भी माँ है, परिवार है, जिनके मेरे लिए कुछ अरमान है, और सिया की वजह से मैं अपने परिवार वालों को चोट नहीं पहुंचा सकता। सिया प्लीज, मेरा पीछा छोड़ दो। हमारा रिश्ता और हमारा साथ यहीं खत्म होता है। अभिमन्यु इस बार 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। वो वहां से सीधा चला गया और इस बार सिया ने भी उसे नहीं रोका। अभिमन्यु ने इस बार सिया को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अभिमन्यु के जाने के बाद सिया एकदम से शांत हो गई। वो धम से जमीन पर बैठी, जैसे उसके शरीर में अब जान तक नहीं बची। सिया की मां ने उसे कोसते हुए कहा, अगर मेरे लाए रिश्ते को नकारा ना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। वहीं खड़ी अवनी ने अपनी बहन का साथ देते हुए कहा, मां प्लीज अभी मत शुरू करो, सिया तू अंदर जा। पर सिया जैसे चुपचाप अपनी टूटी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश में थी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाकर खुद को बंद कर लिया। पर पीछे से सिया की मां की एक शर्त सिया के कानों में गूंजी, या तो अपनी शादी बचा या फिर किसी और से शादी कर। मुझे अपने सर पर एक छोड़ी हुई बेटी का कलंक नहीं चाहिए। सिया के अंदर कई सवाल गूंज रहे थे, पर उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे अब अभिमन्यु को भूलना होगा, या अभिमन्यु खुद सब कुछ भूलकर एक बार फिर से उसे गले लगाएगा। जहां पुष्कर के एक हिस्से में सिया की जिंदगी बिखर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ श्लोक अपनी गाड़ी होटल की तरफ मोड़ चुका था, पर उसका मन कहीं और था। वही लड़की, उसकी गर्म सांसें बार बार उसकी सोच में उतर रही थी। होटल का कमरा खोलते ही अचानक कोई लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और जोर से उससे लिपट गई। श्लोक चौंक गया। उसने झटके में खुद को उस लड़की से अलग किया और बोला, कौन हो तुम? फिर से मेरे रूम में आ गई? पर जैसे ही वो चेहरा सामने आया, उसके होश उड़ गए। वो वान्या थी। श्लोक की आंखों में हैरानी थी और वान्या की आंखों में सवाल। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सी लड़की तुम्हारे कमरे में आ गई थी? वान्या ने तीखे स्वर में पूछा। उसके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। श्लोक एक पल को चुप रहा, फिर अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, That's none of your business, वान्या। तुम सिर्फ अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और तुम यहाँ कैसे? और मेरे रूम में कैसे आई? वान्या के चेहरे पर बेचैनी तैर गई, लेकिन उसने अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो बस धीमे धीमे उसके पास आई और बोली, मेरा सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? श्लोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हारे करीब होना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे बिस्तर पर ले आई।
उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। धीरे से उसने श्लोक की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां श्लोक की छाती पर सरकने लगी, जैसे किसी अधूरी कविता को महसूस कर रही हो। फिर उसने अपने होंठ श्लोक के होंठों पर रख दिए, बेहद नर्म से, बेहद चाहत से। वान्या की सांसें तेज होने लगी, लेकिन तभी श्लोक ने उसे एक झटके से खुद से दूर कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। तुम्हारा अपने रूम में जाना ठीक रहेगा। निकलो यहाँ से। वान्या श्लोक से अलग हुई और खुद में उलझी हुई सी बोली, कभी तो तुम्हारे इनकार को हमें बदलना होगा श्लोक। आखिर मैं तुम्हारी फियांसे हूं। अगली सुबह श्लोक अपनी एक मीटिंग में बैठा हुआ था। ये फैशन शो हमारी क्लोथिंग लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर श्लोक। उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट देंगे। क्वालिटी की बातों को सुनकर श्लोक ने जवाब में कहा, आप फिक्र मत कीजिए। पूरे जयपुर और पुष्कर में श्लोक और उसकी टीम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। मेरा एक सेमिनार भी है इसी वीकेंड पर। तब तक मेरी टीम आपके लॉन्च पर अपना पूरा ध्यान देगी। मीटिंग खत्म करके श्लोक अनुराग के साथ निकल गया। अनुराग ने श्लोक से कहा, मैंने सुना है कि वान्या तेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाई। तेरे पीछे भागी चली आई। यार एक बात बता, इस पागल औरत से शादी क्यों करनी है तुझे? श्लोक ने अनुराग की तरफ घूर कर देखा। फिर अनुराग ने कहा, हम दोनों जानते हैं श्लोक, तू वान्या से प्यार नहीं करता। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, प्यार से मेरा वैसे भी कुछ खास वास्ता नहीं है अनुराग। मैं बस उससे इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तेरी वान्या से शादी करने की कोई और वजह है जो तूने किसी को नहीं बताई है। श्लोक का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया था। अनुराग जानता था कि ऐसा कोई राज था जो श्लोक छुपा रहा था, पर क्या? अनुराग ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, साले तू प्यार से इतना भाग रहा है, देख ले किसी दिन प्यार के पीछे भागने के दिन ना आ जाए। श्लोक ने हंसते हुए कहा, आज तक अगर श्लोक किसी के पीछे भागा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शोहरत है मेरे भाई। प्यार व्यार से बहुत ऊपर उठ चुका है तेरा भाई। अब मैं चलता हूँ। श्लोक ने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से चला गया। शायद अनुराग की कही बात सच होने वाली है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि श्लोक जिस इंसान को ढूंढ रहा था बहुत जल्द मिलने वाला था। दूसरी तरफ सिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने अपनी बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया था। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे टूटी हुई रूह खुद से लड़ रही हो। तभी पीछे से एक जानी अनजानी आवाज आई, सिया। सिया ने पलट कर देखा। उसकी बचपन की दोस्त प्रतीक्षा खड़ी थी। बिना कोई सवाल किए प्रतीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बोली, बावरी है रे तू, ये हाल बना रखा है। बहुत हो गया, चल तू। कहाँ ले जा रही है मुझे? सिया ने रोते हुए पूछा। लेकिन प्रतीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ऑटो में बैठकर यहाँ से निकल गए। पुष्कर के सबसे रईस बिजनेसमैन के बेटे शिवम से मिलने डिस्को आया था। श्लोक कुछ बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा था, लेकिन शिवम का ध्यान तो स्टेज पर थिरकती लड़कियों पर लगा हुआ था। उसकी आंखों से अयाशी साफ झलक रही थी। तभी डिस्को की रंगीन लाइट, धमकती बीट्स और भीड़ की चकाचौंध के बीच प्रतीक्षा ने जैसे ही सिया को भीतर खींचा, सिया ने उसे डांट दिया, पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रतीक्षा ने उसकी कलाई थामते हुए चिढ़ाते हुए कहा, अब पूरे दिन इस आदमी के लिए रोने से अच्छा है ना कि 2 घूंट पी ले, सब भूल जाएगी तू। टूटे हुए लोग यहीं आते हैं, ये मैंने टीवी पे देखा है। सिया ने उसकी पकड़ झटक दी और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन प्रतीक्षा पीछे से चिल्लाई, जा अगर जाना है, मैं तो पैसे भर चुकी हूँ, अब तो मैं सब कुछ देख कर जाऊंगी। सिया भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने लगी। पिंक कलर की हल्की सी कुर्ती में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहां मौजूद हर वेस्टर्न ड्रेस में सजी लड़की उसके सामने फीकी लग रही थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक बिगड़ैल लड़के ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। ये कोई और नहीं बल्कि शिवम था। रुको ना, बताओ ना क्या पियोगी? उसने शराब के नशे में डूबी आवाज में कहा। सबसे महंगी ड्रिंक पिलाऊंगा तुम्हें। सिया ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिवम उसे जबरन
बार काउंटर की ओर खींचने लगा। सिया का चेहरा डर से सख्त पड़ने लगा। वहीं एक कोने में श्लोक ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से में जल उठी। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि नाखून हथेलियों में धंस गए। जैसे ही उसने देखा कि सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, श्लोक ने अपना ग्लास फेंका और भीड़ को चीरता हुआ सीधे शिवम तक पहुंचा। छोड़ो उसे। श्लोक की गहरी आवाज में एक खतरनाक चेतावनी थी। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही श्लोक का मजबूत घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सिया हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। उसकी भीगी आंखों में आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि राहत से। श्लोक ने धीमे से उसके कंधे को थामा। उसकी उंगलियां सख्ती और नरमी के बीच झूलती रही। उसकी नजदीकियां अचानक बेहद खतरनाक हो गई। सिया का रुआसा चेहरा श्लोक के बेहद करीब था। उसकी भीगी पलकों के बीच से उसकी गहरी आंखें श्लोक को एक अजीब सी खिंचाव महसूस करवा रही थी। श्लोक के होंठ अनजाने में ही सिया के कान के बेहद पास आ गए। सांसों की घरमाहट एक दूसरे में घुसने लगी। ठीक हो? श्लोक ने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज गुम थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थी। वो बस कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से प्रतीक्षा चिल्लाई, सिया, क्या हुआ? चल जल्दी यहाँ से। श्लोक ने पलट कर देखा तो प्रतीक्षा उसे आवाज दे रही थी। सिया ने बिना कुछ कहे श्लोक की पकड़ से खुद को धीरे से छुड़ाया और यहाँ से जाने लगी। श्लोक बस उसे जाता देखता रहा। भीड़ के उस पार उसके मन में अब भी उसकी नर्म छुअन, उसकी भीगी आंखों की गूंज और उसकी धड़कनों की गर्मी बसी हुई थी। उधर शिवम श्लोक के पास आया और गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन श्लोक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में थी जहां से सिया गायब हो चुकी थी। सिया डिस्को से निकली तो बाहर इतनी तेज बारिश हुई जो शायद पुष्कर में पहली बार हुई थी। ऐसी बारिश जो शायद पुष्कर ने आज तक नहीं देखी थी। प्रतीक्षा के साथ वो बस में चढ़ी, तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरे कोने पर पड़ी। बारिश के बीच में भी उसे अभिमन्यु की गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक लड़की उतरी। उसने अभिमन्यु को गले लगाया और अभिमन्यु ने अपनी बाहों में भर लिया उसे, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु कभी सिया को अपनी बाहों में भरता था। सिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभिमन्यु किसी और की बाहों में था और वो भी खुश। सिया ने इस बार अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया, जैसे इस बार सिया ये कह रही है कि अभिमन्यु और उसके रिश्ते ने इस बार सच में दम तोड़ दिया। कौन थी वो लड़की? क्या अभिमन्यु का रिश्ता सच में किसी और के साथ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ